हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश एकेडमी। चलिए आज एक बार फिर से हम प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर के आ गए हैं, ठीक है, यानी तीसरा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपका फाइनल एग्जाम में ये प्रैक्टिस सेट। इसमें ग्रामर और बुक दोनों का और स्टोरी ऑफ इंग्लिश तीनों का क्वेश्चन जो है सम्मिलित किया गया है, ठीक है। बस इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक। एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट, है ना, प्रैक्टिस सेट थर्ड। इसके पहले 1 और 2 का हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ज़रूर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरह का आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव ही बनाएंगे। मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 500 से 600 ऑब्जेक्टिव आपको हम करवा दें, और अगर 500 से 600 ऑब्जेक्टिव अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानो मेरे भाई, फाइनल एग्ज़ाम में आप तहलका मचा के रख दोगे, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि CB एबव 40, कह रहा है कि वह 40 साल का। अब बताओ, वह 40 साल का, तो 40 साल का है नहीं, 40 साल का हो जाएगी, ठीक है। एबव 40, देखिए जब भी उम्र वगैरह का जिक्र होता है ना और इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आप समझ जाइए वो फ्यूचर का भाव प्रकट करेगा, ठीक है। तो विल का प्रयोग करेंगे, हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ऑप्शन, तो देखो तो नीड्स का यहाँ कोई चांस नहीं है। कहोगे क्यों नहीं है, सी तो सिंगुलर है तो नीड्स लगना चाहिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऐसे हम कह सकते हैं कि उसे 40 साल होने की ज़रूरत है, नहीं वैसे नहीं, 40 साल का हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हु इज द पर्सन, कौन व्यक्ति है, दिस पिक्चर, इस तस्वीर में। तो देखिए जब भी पिक्चर में अगर किसी व्यक्ति का इंडिकेट करना हो, ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, किसी भी तस्वीर में, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है, ठीक है, वो बताना है कि इस फोटो में ये आदमी है, यही आदमी का फोटो है, तो आप कंफर्म रहो वहाँ पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति का अगर तस्वीर को इंगित करके अगर बताना हो कि इस तस्वीर में कौन सा व्यक्ति है, तो हमेशा वहाँ इन का प्रयोग करेंगे, याद रखना है, ठीक है। और वैसे भी बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि इस तस्वीर में कौन व्यक्ति है, तो मैं जो बोलते हैं उसके लिए हम लोग इन लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज गिव मी केक दैट इज ऑन द टेबल, कह रहा है कि कृपया मुझे दीजिए जो टेबल पर है। टेबल पर क्या, केक, वह केक दीजिए जो टेबल पर है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो दैट है ना मेरे भाई, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। आप याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर किसी भी प्रकार के नाउन रहे, चाहे वो नाउन काउंटेबल रहे, ध्यान दीजिएगा, या फिर अनकाउंटेबल रहे, किसी भी प्रकार के नाउन अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है तो वो नाउन डिफिनिट हो जाता है। तो डिफिनिट होने के बाद जो है उसके साथ आर्टिकल द लगा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप ध्यान दो, सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं, अगर ऑफ भी लगल रहता है ना, ऑफ, तो ऑफ के पहले वाला भी नाउन डिफिनिट हो जाता है। ऐसे अगर जनरली केक की बात करें तो केक अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में इसको रखा जाता है, जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब डिफिनिट हो जाता है तो द लगेगा। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, दिस इज, ये देखो इस तरह से रहेगा, केक, ये देखो इस तरह से, तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आप लगाओगे, तो ध्यान रखना यहाँ पर नो आर्टिकल लगेगा। आप कहोगे कैसे सर, तो केक अनकाउंटेबल है, यहाँ डिफिनिट वगैरह हो नहीं रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जोड़ के लिखा जाए तो अगर पहले वाला नाउन डिफिनिट हो जाता है, और डिफिनिट होने के बाद चाहे कैसनो नाउन रहे वहाँ हम लोग द लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है, ठीक है, सही सेंटेंस को चुनना है। अब इसमें देखो सही सेंटेंस कौन होगा, देखो सबसे पहले तो कॉफ़ी के बारे में देखो, कॉफ़ी क्या है, तो कॉफ़ी है अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान दीजिएगा, कॉफ़ी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले या उसके साथ हम लोग ए एन नहीं लगाते हैं। चलिए देखते हैं, पहला है आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ। फिर देखो आई नो लाइक कॉफ़ी, कभी भी ऐसा सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब जाके नो नहीं आएगा, नोट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, नो नहीं आता है।
यहाँ देखो हैड नो, तो यहाँ भी नो लगा हुआ है, लेकिन हैड का यहाँ कोई चांस नहीं। हैड जब लगल है तो आगे V3 लगता, तो ऐसा कुछ है नहीं। और विल नो माने ये सब सेंटेंस जो है ना ये गलत है। पहला जो सेंटेंस है वो सही है, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। जो सूटेबल सेंटेंस है उसको सही कर लेना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द टीचर द लेसन यस्टरडे। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के अंत में यस्टरडे लग गया, जो ई दर्शा रहा है कि पूरा सेंटेंस चला जाएगा कहाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान दीजिएगा, कहाँ चल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी इसमें V2 का प्रयोग करना है आपको। तो V2 इसमें कहाँ है, ये देखिए इसमें है, यानी टाउट। ध्यान दीजिएगा, जब भी पास्ट वाला टाइम की बात करें तो हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ईट में रैन वी विल वेट। वर्षा होती है हम लोग भीग जाएंगे। तो इसको क्या करना है, कंबाइंड करके लिखना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन को चुनना है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे कंबाइंड करें, ये देखिए आपका मेंटलिटी पर निर्भर करता है, आपका थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप कंबाइंड कर रहे हैं। बस जोड़ करके सुटेबल सेंटेंस बना देना है, और ये दोनों का अर्थ जो यहाँ पर है वही अर्थ नीचे भी निकलना चाहिए। तो इसको हम लोग बनाएंगे, देखिए इफ इट विल रेन वी गेट वेट। चलिए पहले ध्यान दीजिए, कंजक्शन से जब शुरू हो रहा है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहना चाहिए था और आगे फ्यूचर रहना चाहिए था, तो ये हो गया गलत। हैड इट, इसका कोई चांस नहीं है, हैड तो इसमें कहीं है नहीं। जब भी रहेगा तो यही पर आधारित रहना चाहिए, मतलब एक फ्यूचर में रहना चाहिए, एक प्रेजेंट में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इफ इट में रैन वी गेट वेट। यदि वर्षा हो सकती है, नहीं ये भी इट में रैन है ना, इट में रैन है, तो इफ इट में रैन, अगर वर्षा हो सकती है तो वी गेट वेट, तो हम लोग भीग जाएंगे। तो ये भी सूटेबल नहीं है, देखिए ये वाला हो जाएगा कि यदि वर्षा होती है तो हम लोग भीग जाएंगे, देखिए ई वाला होगा, यदि वर्षा होती है तो हम लोग भीग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहें, आई माई होमवर्क। देखिए कृपया शांत रहें, प्लीज बी क्वाइट, अगर इस तरह के वर्ड रहे तो यहाँ हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत पड़ेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए आई के साथ एम लगाना है। अच्छा मान लीजिए ऑप्शन पर अगर आप देखते हैं तो इज तो आई के साथ लगता नहीं है, तो ये तो फ्लॉप कर गया। विल मॉडल वर्ब है तो आगे V1 लगना चाहिए, डूइंग तो होगा नहीं, ये भी फ्लॉप करेगा। और आई के साथ आर लगेगा नहीं, ये भी फ्लॉप करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आई एम डूइंग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि रीता टू द रेडियो। रीता जो है वो रेडियो क्या, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है इज लिसनिंग, अभी इसको रहने देते हैं। देखो हैज यहाँ पर लगा हुआ, हैज के बाद यहाँ V3 लगना चाहिए, V4 लगल है, ये गलत है। एम, तो रीता के साथ तो एम लगेगा नहीं, ये भी गलत है। रीता के साथ हैड, तो हैड तो किसी के साथ भी लगता है, लेकिन आगे V3 लगेगा, और देखो आगे V4 लगल है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन रिजेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रीता के साथ इज लगता है, इसका मतलब होगा कि रीता जो है वो रेडियो सुन रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, द कैट इज ईटिंग द फिश, जो बिल्ली है वो मांस खा रही है। अब आप ध्यान देखना, इस सेंटेंस एक्टिव में है और इसका पैसिव चुनना है। तो एक्टिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही एक्टिव है, तो बीइंग जिसमें लगल होगा, क्या कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस के जब हम लोग पैसिव में बदलते हैं तो बीइंग हर हाल में आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बीइंग किस में लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन है। देखो पहला में बीइंग है, हाँ मिल गया। इसमें बीइंग है नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। इसमें बीइंग है नहीं है, रिजेक्ट हो गया। इसमें बीइंग है नहीं है, रिजेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको डिटेल करोगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द फिश इज बीइंग, बीइंग के बाद V3 बाई लगाते हैं, द कैट है, देखो हो गया ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग को चुनना है। तो विटामिन, विटामिन याद रखिएगा, देखिए इस तरह से लिखा था, VITAMIN, याद रखिएगा VITAMIN। जरूर आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में रहेगा। मैं 500 से 600 तक का ऑब्जेक्टिव मैं करवाने जा रहा हूँ, आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को जरूर देखिए समय निकाल करके, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ही क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। देखिए बहुत स्टूडेंट लोग यहाँ कंफ्यूज करता है, क्या चीज़ को लेकर के पता है, ये जो 4 लगा इसको लेकर के, तो याद रखिए ये 4 वो वाला टेंस वाला नहीं है, 4 ये 4 के लिए के सेंस में आया है। ठीक है। यहाँ पर देखिए एवरी डे लगा हुआ है, तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो हमको क्या ढूंढना है, V1 या V5 ढूंढना है। ठीक है। जब भी एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ ये सब रहता है तो हम उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं।
तो ही सिंगुलर है तो वर्ब चाहिए सिंगुलर। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रैक्टिसेस हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए द मदर सेट इन अ कॉर्नर, माँ एक कोने में बैठी थी। हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। अब यहाँ पर क्या हमको लगाना है, तो माँ जो थी कोने में बैठी थी, वाचिंग हर सन, यहाँ पर वाचिंग यानी जिरंड का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी फोर जो है जिरंड का काम करेगा, वाचिंग का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ग्रामेटिकली चीज़ों को आप इसमें ध्यान दीजिएगा। आइदर ऑफ द थ्री, ध्यान दीजिएगा किसी भी सेंटेंस में अगर आप आइदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो आगे दो नाउन का जिक्र होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कितने नाउन का जिक्र होना चाहिए, दो नाउन का। अगर आप ईच लगाते हैं, ईच, तो इसका प्रयोग दो के लिए भी हो सकता है या मोर देन टू नाउन्स, मोर देन टू नाउन्स के लिए भी इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अगर आप नाइदर लगाते हैं तो आप याद रखें कि आगे दो नाउन का ही जिक्र होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। नाउन भले यहाँ सिंगुलर प्लुरल हो रहा है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर, क्यों? क्योंकि वर्ब हमेशा ये देखिए इसके अनुसार लगता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है। तो देखिए ये तो गलत हो गया क्योंकि आइदर जब लगल है तो थ्री कहाँ से, थ्री नाउन का जिक्र नहीं होगा आइदर के साथ। एनी ऑफ द थ्री मेन कैन डू इट, हाँ अब बात रहा एनी का, तो एनी जब लग जाए तो दो से हमेशा अधिक नाउन का यूज होता है, मोर देन टू नाउन्स। ठीक है, दो से हमेशा अधिक नाउन का जिक्र हम लोग करते हैं। अब आप देखिए आइदर ऑफ द थ्री मेन, ये तो गलत है, एक बार फिर से देखिए थ्री आ गया। एनी ऑफ द थ्री मेन कैन डू इट। अब आप समझिए एक चीज़ और याद रखिए, जहाँ भी सब आता है आगे आर्टिकल द भी लगता है नाउन के पहले। तो देखो ये भी सही हो सकता था बट इसमें देखो ना आर्टिकल नहीं लगा है, तो ये तो गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एनी ऑफ द थ्री मेन कैन डू इट। एनी का प्रयोग जब हो जाता है तो कन्फर्म रहो आगे दो से अधिक नाउन का जिक्र होता है। आइदर का प्रयोग करेंगे तो दो का जिक्र होगा, नाइदर रहेगा तो भी दो का जिक्र होता है, लेकिन एनी लगने के बाद दो से अधिक नाउन की जरूरत हमें पड़ जाता है। अब चूंकि यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब का कोई सिंगुलर प्लुरल नहीं होता है, तो ये तो अलग ही मैटर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द विंडोज हैव बीन क्लीन, जो खिड़कियां हैं साफ कर दिया गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बीन है, ई डबल ई है। ठीक है, तो विंडोज जो है खोल दिए गए हैं। अब ये पैसिव दिया हुआ है, इसका सही एक्टिव चुनना है। तो आप सोचो हैव बीन लगल है यानी कि हमको चाहिए एक्टिव वॉइस में हैव प्लस भी थ्री, हैव या हैज है ना, हैज या हैव चाहिए तब ना बीन लगा करके पैसिव बनाया गया। अब आप देखो तो हैव या हैज किस में है प्लस भी थ्री। अब आप कहोगे सर समवन और समवन ही कहाँ से आ गया, तो देखो भाई जब एक्टिव वॉइस में समवन समबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी नो वन नो बॉडी सब रहता है तो पैसिव में इसको हटा दिया जाता है। तो देखो हटा दिया है यहाँ पर, लेकिन एक्टिव में तो रहेगा ना। तो अब देखो कहाँ है हैव या हैज के बाद भी थ्री, तो देखो ना एक एक में है, ये है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो यू द पियानो, तुम पियानो क्या, तुम पियानो क्या बजा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम ऑप्शन पर अगर गौर करें तो देखो यू के साथ एम लगेगा नहीं, ये तो गलत है। यू के साथ ईज लगेगा नहीं, ये भी गलत है। यू के साथ वाज लगेगा नहीं, ये भी गलत है। तो जब तीन गो गलत है तो फिर चौथा इधर जो तीन गो गलत है ए बी और डी, तो कन्फर्म है कि सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में वी हिम स्टडी, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। स्टडी जब लग गया तो कन्फर्म रहो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा यानी V2 का प्रयोग होगा। अब आप V2 देखो, इसमें V2 है नहीं, इसमें V2 है नहीं, इसमें V2 है नहीं, ये देखो यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिए है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में वी दैट यू वुड सक्सीड, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर वुड जो है ना मेरे भाई वो विल का पास्ट है, विल का पास्ट है वुड, तो कन्फर्म रहो यहाँ भी पास्ट आना चाहिए। अब बताओ पास्ट कहाँ है इसमें, और पास्ट में कौन पास्ट आना चाहिए, V2 आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर होप्ड हो जाएगा, ये देखो यही है V2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए देयर इज ए ब्रिज द रिवर, देयर इज ए ब्रिज खाली जगह द रिवर। याद रखिएगा कहीं भी अगर नदी के ऊपर पुल है, कहीं भी अगर ऐसा सेंटेंस मिले कि नदी के ऊपर पुल की बात हो रहा है तो ब्रिज हमेशा अपने साथ एक्रॉस का
लेता है, ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, ठीक है। एक्रोस है ना, एक्रोस का मतलब होता है इस पार से उस पार तक, तो नदी के इस पार से उस पार तक क्या है, एक पुल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आरती मेड मी। चलिए ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स, ठीक है, या मेड, अगर ये सब आता है तो इसके बाद कन्फर्म है कि एक ऑब्जेक्ट रहेगा और आगे आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है, जिसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मेड वाला जो वर्ब है ना, इसको याद रखिए आप। मेकिंग भी हो सकता है, माने मुख्य रूप से मेक वाला जो वर्ब है वो आप याद रखो कि अगर सब्जेक्ट के बाद एक मेक वाला वर्ब आया, अब किसी भी रूप में हो सकता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो कन्फर्म रहो यहाँ V1 का प्रयोग होता है, बेयर इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज होगा। तो अब V1 कहाँ है, टेक ऑफ है, देखो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, कि क्या तुम इस लेटर को मेरे लिए पोस्ट कर दोगे, मतलब भेज दोगे। तो बताओ, एक चीज़ ध्यान रखो, सेड टू है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो यस नो क्वेश्चन है, काहे कि वर्ब से शुरू हो रहा है, तो कन्फर्म है कि रिपोर्टिंग, देखो इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, या पूरा को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और पूरा को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आप ध्यान देना, सेड टू है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछ रहा है यस नो क्वेश्चन, तो पक्का है कि आस्क में हम बदलेंगे, तो आस्क में बदलेंगे तो देखो डी वाला तो फ्लॉप कर गया, काहे कि सेड टू किया हुआ, अभी 3 गो पर भरोसा है, तो आस्क्ड मी देखो कौन कौन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो यस नो क्वेश्चन जब भी हम लोग नरेशन में बदलते हैं तो इफ का प्रयोग करते हैं, तो देखो ये तीनों में इफ है। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी है तो यहाँ पर आई होगा, आई देखो तीनों में है। अब ध्यान देना, जब ये पास्ट में है तो इधर वाला मॉडल वर्ब भी पास्ट में जाएगा, यानी वुड, तो वुड देखो ये 2 गो में है, तीसरा में नहीं है, यानी ये भी रिजेक्ट हो गया। अब देखो इसके बाद V1 लगना चाहिए, देखो V1 है। अब देखो दिस है तो दिस को हम लोग दैट में बदलते हैं, तो देखो दैट इसमें है, ये भी फ्लॉप कर गया, काहे कि इसमें दिस लगा हुआ है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि ही इज गोइंग लीव नेक्स्ट वीक। देखिए नेक्स्ट वीक दर्शा दिया कि फ्यूचर की बात हो रहा है, तो याद रखिएगा इज एमआर के साथ V4 लगाते हैं, वो भी फ्यूचर का बोध कराता है, लेकिन यहाँ हमको प्रीपोजिशन देखना है, तो गोइंग, गोइंग ऑन, गोइंग एट है, गोइंग ऑन है, गोइंग ओवर है, गोइंग ऑफ है, ठीक है। तो याद रखिएगा लीव मतलब छुट्टी, कहीं भी देखिए लीव हो गया, स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक मतलब हड़ताल होता है ना, ड्यूटी हो गया, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ ऑन लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है, ध्यान दीजिएगा ग्रामेटिकली चीज़ है ये, ठीक है, सही सेंटेंस को आपको चुनना है, तो सही चूज द करेक्ट सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा सी वांट 3x, देखो ये गलत है, कहाँ गलत है, देखो 2 जगह गलत है। पहले नंबर तो कि 3 जब लगा तो एक में एस लगना चाहिए था, नहीं लगल है, और जब सिंगुलर है तो वांट में एस लगना चाहिए था, ये गलत है। फिर देखो सी वांट 3 एग, सी देखो वांट में एस तो लगा लेकिन एग में एस नहीं लगा, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो सी वांटिंग, याद रखना वांट कभी वांटिंग नहीं होता है, वांट एक ऐसा वर्ब है जो कभी वांटिंग नहीं होता है, नीड कभी नीडिंग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी वांट 3x, देखो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, ही ड्राइव टू वर्क, ही ड्राइव टू वर्क। अब आप देखो अगर आप हैज लगाते हो तो आगे V3 होना चाहिए था, ये ऑप्शन फ्लॉप करेगा। अगर डोंट, देखो ही के साथ तो डोंट लगेगा नहीं, ये भी फ्लॉप करेगा, ही के साथ तो डू लगेगा नहीं, ये भी फ्लॉप करेगा, यानी डजंट हो जाएगा, सॉरी डज हो जाएगा, डज ही ड्राइव टू वर्क, देखो डज सिंगुलर है तो यहाँ ही के अनुसार सिंगुलर लगेगा, तो यानी डज, ऑप्शन नंबर डी सही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो ये स्टार्टे लगल है तो कन्फर्म रहो V2 का प्रयोग होगा, ठीक है। अब V2 कहाँ है, ये देखो ऑप्शन नंबर डी में है, वेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में द टीचर अबाउट द वेदर, शिक्षक जो है मौसम के बारे में कहें, बात किए, टॉक किए, टोल्ड, बताओ क्या चीज़ का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो शिक्षक जो है मौसम के बारे में क्या किए, बताएं, ठीक है, बताएं, तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब सेट क्यों, ऑब्जेक्ट नहीं है तो भाई सेट से काम चला देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है, ठीक है। तो ही विल नेवर स्पीक लाई, देखो झूठ बोलने के जो वर्ड होता है ना वो सिर्फ लाई नहीं होता है, वो टेल अ लाई होता है, ध्यान देना है, क्या होता है, टेल अ लाई।
अब टेल अलाई देखो किसमें है, ये इसमें नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ देखो नेवर टेल लाई, ये भी गलत है, काहे कि खाली लाई लिखा हुआ है। ये देखो ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी देखो टेल अलाई लिखा हुआ है ना, झूठ बोलने के सेंस में। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो सी इज प्लीज्ड, याद रखना है प्लीज्ड अगर है तो अपने साथ विथ लेगा, ये वर्ड को आप याद रखिए, प्लीज्ड अगर है तो अपने साथ विथ लेगा। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए यू खाली जगह गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, देखिए टुमारो जब लग गया तो कन्फर्म है कि फ्यूचर की बात करेगा, तो फ्यूचर की बात करेगा तो यहाँ फ्यूचर टेंस वाला ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लो, विल का प्रयोग कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, वह अपना पैर तोड़ लिया है इसलिए वह प्ले फुटबॉल, इसलिए वह फुटबॉल, तो बताओ पैर टूटल है तो फुटबॉल खेलेगा, नहीं खेलेगा। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये हैज जो आप देख रहे हो यहाँ पे हैज प्लस भी3 प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो है तो आखिर प्रेजेंट है ना, तो कन्फर्म रहो यहाँ भी प्रेजेंट वाला हमको चाहिए पर। अब बताओ उसका पैर टूट गया इसलिए वह नहीं खेल सकता है, ये देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैन जो है प्रेजेंटे का मॉडल वर्ब है, पास्ट में जाएंगे तो कुड हो जाएगा, तो कुड को यहाँ ज़रूरत है नहीं, शुड का भी ज़रूरत नहीं है, मस्ट का भी ज़रूरत नहीं है, नीड्स नोट की भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखो, नीड के साथ जब हम नोट लगाते हैं ना तो ये मॉडल वर्ब बन जाता है, और मॉडल वर्ब बनेगा तो एस फिर लगेगा नहीं, यानी हमेशा नीड नोट होता है, नीड्स नोट कहीं भी नहीं लिखाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड, सही स्पेल्ड को चुनना है, सही वर्ड को। इंटेलिजेंट ये देखो ऐसे लिखा था INTELLIGENT, ये देखो इंटेलिजेंट मतलब तेज, तो कहाँ है INTILLIGENT, ये देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यही इसका करेक्ट स्पेल्ड है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, देखिए लेट लगा हुआ है, तो एक चीज़ आप याद रखिए, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है और आगे V1 होता है, हमेशा V1 लगता है, इस V1 को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो V1 देख लो कहाँ है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है, तो आई एम गोइंग नाउ, पक्का है नाउ के साथ तो V4 लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई गोन नाउ नहीं, गलत है, आई गोइंग नाउ गलत है, आई विल गोइंग एकदम गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो काहे गलत है, तो डायरेक्ट हम कहीं भी V4 नहीं लिख सकते, ये गलत है। विल जब मॉडल वर्ब है तो आगे V1 लगना चाहिए, भी गलत है। और गॉन तब लगाते जब हैव हैज लगल रहेगा। अब एक चीज़ ध्यान दो ना, नाउ जब लग जाए तो नाउ के साथ आने वाला टेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, एक चीज़ ध्यान दो, आस्क्ड यहाँ पर किया हुआ है, ये जानते हो इनडायरेक्ट स्पीच में बदला हुआ है, इनडायरेक्ट नरेशन में हमको डायरेक्ट चुनना है, ठीक है, तो आस्क्ड जब यहाँ पर किया हुआ है तो सेड हमको चुनना है, सेड, काहे कि इनडायरेक्ट में बदल के ना आस्क्ड लाया गया है, तो सेड देखो किस में, ये आस्क्ड दिया हुआ ये गलत है, टोल्ड दिया हुआ ये गलत है। अब देखो ये सेड दो में है, तो अब बताओ सेड टू हर ये दोनों में है। अब बताओ यहाँ पर वाज किया गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब ना पास्ट में बदला गया, तो सी वाज इल, अभी सी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, यानी आर यू इल नहीं बल्कि इज सी इल, ये देखो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, सी वाज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हर है ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन आर यू इल, एक सेकेंड रुक जाओ मेरे भाई, आर यू इल क्या तुम बीमार हो, देखो ई सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ई गलत है, ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, याद रखना। कैसे सी होगा, तो आर यू करेंगे तब ना सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना, देखो हर है तो यही हर ना यहाँ सी बन जाएगा, यही हर ना यहाँ पे सी, देखो हर है ना तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यही हर ना यहाँ पर सी बना हुआ है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, ग्रामर बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये तीनों का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग जरूर अच्छे ढंग से देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ आ रहे हो, तो अब एक चीज़ ध्यान दो मेरे भाई, ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट हमको चुनना है, तो ही आस्क्ड मी पहले रहेगा, तो ही आस्क्ड मी, देखो यहाँ पे आस्क किया हुआ ये तो गलत है,
यहाँ पर है डास्ट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इफ आई वॉज कमिंग देन, है ना, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो मी आई हो जाएगा यहाँ पे। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, लर्निंग इजंट ईजी। अब बताओ, लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच होगा फ्रेंच। अब आप कहोगे द फ्रेंच काहे नहीं होगा। देखो भाई, भाषा के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, प्रीपोजिशन वगैरह भी नहीं लगता है, तो यहाँ पे फ्रेंच ऑप्शन नंबर बी सही कर लेना है। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि अ रिटन स्टेटमेंट और वोथ, कोई भी कथन अगर लिखा हुआ है या कोई शपथ लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, OWS है। OWS के मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो याद रखो, जो लिखी हुई जो कोई कथन है या कोई शपथ है उसको हम लोग एफिडेविट कहते हैं। क्या कहते हैं, एफिडेविट, जो कोर्ट में होता है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, जॉन डॉन इज, देखिए ये बुक का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जॉन डॉन जो है ये पोएट हैं, कैसा, याद रखना है, मेटाफिजिकल पोएट है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश था वो जाना जाता था क्या चीज़ के लिए, क्या चीज़ के लिए जाना जाता था, आप बता सकते हो। तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, याद रखना है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको आप याद कर लो, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप सीधा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन को याद कर लेना है। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि एंड द नाइटिंगल इज डम, और बुलबुल गुंग हो गया है। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ये लाइन है कहाँ से है, तो आप याद रखो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। इसी में तो बुलबुल की बात होता है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज, रूपर्ट ब्रूक जो हैं, जो सोल्जर चैप्टर लिखे हैं, वो प्रशंसा करते हैं कौन सा कंट्री का, तो इंग्लैंड का करते हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड के ही रहने वाले थे और इंग्लैंड की तरफ से ही युद्ध लड़ने जा रहे थे, ठीक है, गोबीपोली का जो युद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, वाल्टर डिला मेयर मेक्स अस अवेयर, वाल्टर डिला मेयर हम लोग को जागरूक करते हैं ऑफ द, क्या चीज़ के लिए, तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक युग में जो मानव की मानवता है उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में वर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पस। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार क्या चीज़ है, किसे वो मानते हैं प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मतलब मुख्य उपकरण राष्ट्र के उद्देश्य के लिए, मतलब राष्ट्र विकास तभी कर सकता है क्या चीज़ के बल पर, क्या चीज़ है जो मुख्य उपकरण है राष्ट्र को विकास करने में। तो याद रखिएगा ये है एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा। वो खुद बताए थे कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, जो शिक्षा है वो एक मुख्य क्या है, उपकरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, इन हर्ट्स एट पीस, दिल में शांति मिलेगी अंडर एन इंग्लिश हेवन, और सीधा हम अंग्रेजी स्वर्ग में चले जाएंगे। ये बात देखो, इंग्लिश हेवन जहाँ भी आए आप समझ जाना सीधा रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है सोल्जर, वहाँ से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 44 में करा है कि एंड द एक्टिव हैंड मस्ट, और जो हाथ पैर जो एक्टिव है, जो फुर्तीला है, काम कर रहा है, वो हो जाएगा क्या, लोनली ऑन द सेपरेट नीज, घुटनों से अलग हो जाएगा, मतलब ये कि काम करना बंद कर देगा, तो ये फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना, ठंड पड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में करा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है वो लिखा गया किसके द्वारा, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड लिखा गया किसके द्वारा, तो याद रखो ये लिखा गया था बर्ट्रांड रसेल के द्वारा। किसके द्वारा, बर्ट्रांड रसेल के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिएगा, वाल्टर डिला मेयर वाज बोर्न इन, वाल्टर डिला मेयर का जन्म हुआ था, कब हुआ था, याद रखिएगा 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, 1873 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, बर्ट्रांड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, बर्ट्रांड रसेल का नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कब मिला था, तो याद रखना 1950 में मिला था। कब मिला था, 1950 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है,
इसको ध्यान दीजिएगा। अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है 48। इंग्लिश यूज फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड। जो 15वीं शताब्दी में अंग्रेजी यूज होता था उस अंग्रेजी को हम लोग क्या कहते थे? ठीक है, उस अंग्रेजी को हम लोग क्या कहते थे? तो याद रखना है मॉडर्न इंग्लिश कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? मॉडर्न इंग्लिश। याद रखना स्टोरी, इसको रट जाइए आप लोग। ठीक है, 15th सेंचुरी के जो इंग्लिश था वो क्या कहलाता था? मॉडर्न इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, द वेस्टलैंड इज रिटन बाय। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय, जो वेस्टलैंड रचना है वो लिखा गया किसके द्वारा? तो याद रखिए टी.एस. इलियट के द्वारा। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ाया भी गया है बुक में। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज इज, जो अंग्रेजी भाषा है वो संस्कृत से है क्या? तो याद रखिए यंगर है। ठीक है, यंगर है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है संस्कृत से यंगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हम 50 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए, लेकिन एग्जाम में क्या है ना कि 60 क्वेश्चन पहले देता था और 60 में 50 आपको बनाना रहता था। अब तो 100 कर दिया है, तो 60 में 50 आपको बनाना था। तो ये तो 50 हम कर दिए, लेकिन चलिए 10 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, वो 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको बनाना 50 को है, लेकिन वो 10 वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। हो सकता है कि उसी में से फाइनल एग्जाम में पूछ दे, यानी कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 में करा है कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वज लोग मशीन का आविष्कार नहीं करते थे, क्योंकि क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वे लोग जानते थे कि हम लोग दासी हो जाएंगे, हम लोग गुलाम हो जाएंगे मशीन का, हाथ पैर नहीं यूज करेंगे, कोई भी काम करना रहेगा तो हम लोग मशीन का सहारा लेंगे। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग मशीन का सहारा नहीं लेते थे या नहीं आविष्कार करते थे। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, एंड स्टूप एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। ठीक है, और झुकता था, स्टूप मतलब होता है झुकना, झुकता था और ऐसे ही करते करते थोड़ा पानी ज़्यादा पी लिया था। तो पानी पीने की बात जानते हो कहाँ? स्नेक चैप्टर में किया गया। स्नेक, सांप पानी पीता था। इज फ्रॉम, ये लाइन है कहाँ से है? तो ये स्नेक से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो लेखक हैं क्या चीज़ का? तो वो लेखक हैं भारत इज माई होम का। ये देखो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत इज माई होम का वो लेखक हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 में करा है कि मैकबेथ एंड जूलियस कैसर आर रिटेन बाय। देखिए ये दोनों क्या है? एक किताब है। ठीक है, ये आपको लिटरेचर में नहीं पढ़ना, बुक में ना है ये। ठीक है, ये अलग से आपको पूछता है, मैकबेथ एंड जूलियस, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको लिखे थे कौन? शेक्सपियर साहब। कौन लिखे थे? शेक्सपियर साहब लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, सावित्री इज रिटेन बाय। सावित्री जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो सावित्री लिखा गया है अरबिंदो घोष के द्वारा। याद रखिएगा, ये भी एक क्या है? रचना है। सावित्री अरबिंदो घोष के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में करा है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। आखिरकार हिंदुत्व में कुछ है दैट हैज केप्ट इट एलाइव अप टिल नाउ, जिसे हम लोग अभी तक बचा के रखे हैं। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, लाइन है कहाँ से है? तो ये है, आपको हम बता दें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, जिसको महात्मा गांधी लिखे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में देखिएगा, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। डॉक्टर राधा कृष्णन कभी नहीं अपना विश्वास खोए थे क्या चीज़ में? तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानव का आवश्यक जो मानवता है उसमें अपनी विश्वास कभी नहीं खोए थे डॉक्टर राधा कृष्णन। अब डॉक्टर राधा कृष्णन का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन लेते हैं। जब वो स्पीच देना शुरू किए थे भारत इज माई होम चैप्टर में, तो वो सबसे पहले राधा कृष्णन को ही याद किए थे। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। छोटे छोटे गाँवों से ही संतुष्ट रहते थे। कौन? तो आवर एंसेस्टर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग छोटे छोटे गाँवों से ही संतुष्ट रहते थे। क्लियर है? 58 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन और हैं, इसको भी आप लोग देखिए 59 में कह रहा है कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। जो ग्रेट वॉवेल है वो शिफ्ट हुआ ड्यूरिंग, कब, किसके दौरान? ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा मॉडर्न इंग्लिश के दौरान। कब? मॉडर्न इंग्लिश के दौरान। इसको आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, एंड एज वी वॉक, और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ने लगेंगे तो वी मेक द प्लीज, तो हम लोग संकल्प ले लेंगे कि हम लोग आगे ही क्या करेंगे? बढ़ते रहना है, यानी ऑलवेज मार्च अहेड। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये जो लाइन है ना, ये आई हैव ए ड्रीम चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, जिसमें
इसके बाद जो आगे आने वाला है वो ई वाला स्टेटमेंट आने वाला है कि हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये बात जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे। ठीक है, तो ये थे आपके 60 क्वेश्चंस। ठीक है, फाइनल एग्जाम में 50 को पहले बनाना रहता था, लेकिन 10 को एक्स्ट्रा दिया जाता था। तो हम आपको प्रैक्टिस न करवा रहे हैं, आप फाइनल एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं। तो हमारा काम है कि सब क्वेश्चन से टच कर लेना है। हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसी में से क्वेश्चन पूछ दे वहाँ फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन हो गए। आगे जो हम करवाएंगे उसमें हो सकता है कि 100 क्वेश्चन भी रहे। आंसर आपको 50 को के एग्जाम में देना रहेगा, लेकिन हम तो करवाएंगे ना यहाँ। ठीक है, तो ये थे आपके तीसरा मॉडल सेट का क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ, यानी प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।